जय हिंद एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़ और शौर्य के इस लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और इससे पहले कि मैं लेक्चर की शुरुआत करूं, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरी आवाज़ आप सभी को ठीक से आ रही है और क्या मैं आप सभी को ठीक से दिखाई दे रहा हूं। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एम आई विजिबल टू ऑल ऑफ यू? वंडरफुल वंडरफुल। चलिए, मैं आप सभी को दिखाई भी दे रहा हूँ और सुनाई भी दे रहा हूँ। तो आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी, है ना। आप सभी को याद होगा कि हमने इंट्रोडक्शन किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसकी डिस्कवरी के बारे में बात करी थी और उसकी शुरुआती कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करी थी। एक बार मैं पूरी स्लाइड को रिवाइज करता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस करी थी, और उसके बाद आज की आगे की जो कंटेंट है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आज हमको पढ़ना है। तो ये तो रहा हमारा स्लाइड शुरुआती, जिसमें मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ और हमारे टॉपिक का नाम दिखाई दे रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात करी थी कि हिस्ट्री के मेजर सोर्सेस क्या होते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एडी और बीसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है और किस तरह से एडी और बीसी में ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से सालों को तय किया जाता है। सालों को मतलब ईयर्स को तय किया जाता है। और जी, आप कमेंट्स कर रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ भगत सिंह जी के बारे में, और उनके बारे में हम बात ज़रूर करेंगे आज के लेक्चर में। फिर मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, कैसे उसकी डिस्कवरी हुई थी, इसके बारे में बात करी थी हमने। फिर मैंने ये नक्शा भी आपको दिखाया था कि किस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग टाउन्स कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड होते थे। ठीक है। और उसके बाद में आगे, मेरे ख्याल से इसके आगे हमने स्टडी नहीं किया था, पर अपन देख लेते हैं। यहाँ जी हाँ, ये बात भी हमने करी थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसको चाल्कोलिथिक एज भी बोलते हैं। चाल्कोलिथिक एज क्या होती है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। द इंडस सिविलाइजेशन वॉज स्प्रेड ओवर सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड नॉर्दर्न महाराष्ट्र। इसके बारे में भी बात करी थी। इसके बारे में मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, एक लाइन डायग्राम बना के, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के नॉर्दर्न सदर्न मोस्ट एक्सटेंट कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड थे, ये भी मैं आपको आज बताऊंगा। और उसके बाद में स्कॉलर्स जनरली बिलीव दैट हड़प्पा, घग्गर, मोहनजोदाड़ो एक्सिस, ये भी एक्सिस के बारे में भी मैं आपको बता चुका था। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, उससे पहले रीड कर लेता हूं और फिर मैं आपको लाइन डायग्राम बना के उसको बता भी दूंगा कि नॉर्दर्न मोस्ट साइड जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की है वो कौन सी है। जम्मू कश्मीर में मांडा। जम्मू कश्मीर में मांडा नाम की जगह है जहां पर नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंट है। सदर्न मोस्ट एक्सटेंट कहाँ पे है? दाइमाबाद में है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर सिचुएटेड है। आलमगीरपुर ईस्ट में, आज के दिल्ली और मेरठ के बीच में सिचुएटेड है। उसके बाद में वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट जो है सूत कांगनडोर में है, जो कि प्रेजेंट डे बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर है, पाकिस्तान के। और कैपिटल सिटीज ऐसी हमने मानी हुई है, ऐसा कुछ हमको एविडेंस नहीं मिला है कि ये कैपिटल सिटीज हुआ करती थी, बट ज्यादातर मॉडर्न स्कॉलर्स मानते हैं, क्योंकि सबसे बड़े ये शहर थे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, इसलिए उनको कैपिटल सिटीज के तौर पे माना भी गया है। और कुछ पोर्ट सिटीज भी मिली है, ऐसी सिटीज मिली है जहां पे बंदरगाह हुआ करते थे, जहां से व्यापार चला करता था। लोथल जो कि गुजरात में है, सूत कांगनडोर जो कि बलूचिस्तान में है, अलादीनो जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान के सिंध में है, बालाकोट और कुंतसी, ये सारी जगह जो थी ये पोर्ट टाउन्स हुआ करते थे, जहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन का व्यापार चला करता था दूसरी सिविलाइजेशंस के साथ में। अब यहाँ पे एक बार आप दिमाग में आपके रह जाए, इसीलिए मैं इसको बना रहा हूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको मैं आईवीसी लिख देता हूं। इसकी थिकनेस को कर देते थोड़ा सा कम, और ये बना देते अपन नॉर्थ। ये मार्कर गिर गया मेरे हाथ से, चलिए उठा लिया। ये बना देते हम साउथ,
इधर बना देते हैं हम ईस्ट, बना क्या देते हैं, होता ही उधर ईस्ट है, और इधर बना देते हैं वेस्ट। तो एक बार अपने दिमाग में विजुअलाइज कर लीजिएगा। आर्यन तोमर पूछ रहे हैं कि आईवीसी क्या होती है। अब बताइए, पूरी रामायण हो गई, अब आप पूछ रहे हैं कि सीता माता कौन थी। भाई आईवीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन होती। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्रोनिम हम लिख देते हैं आईवीसी, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखेंगे तो बहुत लंबा सा लिखा जाएगा ना, इसलिए उसका एक्रोनिम लिखते हैं यहाँ पे। चलिए, नॉर्थ में कहां पर इसका नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंट था, मांडा। मांडा मतलब जम्मू कश्मीर का इलाका, ठीक है, वहां तक नॉर्दर्न मोस्ट ये फैली हुई थी। उसके बाद में सदर्न मोस्ट की तरफ हम जाएं तो दाइमाबाद। पता नहीं इस जगह का नाम दाइमाबाद क्यों है। दाइमा का मतलब वो जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं, नवजात शिशु, उनको पालने पोसने का और उनको नर्चर करने का जो काम करती है लेडीज, उनको दाइमा बोलते हैं। अभी इस जगह का नाम दाइमाबाद है, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र के अंदर है। ऐसा नाम क्यों है ये पता नहीं मुझे, लेकिन उस जगह का नाम दाइमाबाद है, जो कि सदर्न मोस्ट एक्सटेंट है। और वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट है सूत कांगनडोर, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में है। बलूचिस्तान अब तक पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन वहां पे एक अलग आज़ादी का आंदोलन चल रहा है। हु नोज बलूचिस्तान पाकिस्तान से कब अलग हो जाए, लेकिन अभी पाकिस्तान के अंदर है सूत कांगनडोर, जो कि वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट था इसका, बिल्कुल ईरान की और पाकिस्तान की बॉर्डर पे। और ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट की अगर हम बात करें तो ये है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पे है, आलमगीरपुर प्रेजेंट डे दिल्ली और मेरठ के बीच में एक जगह है, मेरठ के नजदीक, उसको आलमगीरपुर बोलते हैं, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट हुआ करता था। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन इन चार अलग अलग दिशाओं में एक्सटेंट्स तक, एक्सट्रीम तक फैली हुई थी। तो ये एक दिमाग में याद रख लेना, नॉर्थ में मांडा जम्मू कश्मीर, साउथ में दाइमाबाद महाराष्ट्र, वेस्ट में सूत कांगनडोर बलूचिस्तान प्रेजेंट डे पाकिस्तान, और ईस्ट में आलमगीरपुर प्रेजेंट डे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश मेरठ के पास में। ईस्ट यूपी नहीं है आयुष, वेस्ट यूपी है, ईस्ट यूपी नहीं है। ईस्ट तो दिशा है, लेकिन वो ईस्ट दिशा में जो इलाका आता है वो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का इलाका आता है, जिसको रोहिलखंड भी बोलते हैं। आज की तारीख में उसको रोहिलखंड के नाम से भी जाना जाता है, या यूपी वेस्ट के नाम से वो ज्यादा जाना जाता है। देखो कौन पूछ रहा है कि सेंटर भी बता दो। अब सेंटर एक्चुअली कोई सेंटर जैसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन फिर भी अगर आप सेंटर के बारे में पूछोगे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो कालीबंगा नाम की जगह हुआ करती थी, इन सब के बीच में एक अलग रंग बना लेते हैं अपन, इन सब के बीच में कालीबंगा हुआ करता था। इसको बोल देते हैं सेंटर। प्रेजेंट डे राजस्थान के अंदर जो कालीबंगा हुआ करता था उसको आप सेंटर मान लो। हालांकि वो भी प्रॉपर सेंटर में नहीं आता है, लेकिन फिर भी अब आपने पूछ लिया है और मेरी इच्छा हो गई तो मैंने लिख दिया उसके अंदर कि वो सेंटर था। तो ये जो है, ये एक जो फिगर है, फिगर भी क्या बोल सकता हूं मैं इसको, पर ये जो फैक्ट है इसको आप याद रख लीजिएगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ के सारी जो लाइंस हैं वो मैं रीड कर रहा हूं, और सारी लाइंस को रीड करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। ध्यान से सुनिएगा, फिर इससे जुड़े हुए फोटोग्राफ्स भी मैं आपको दिखाऊंगा, और इससे जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं लिख के आपको समझाऊंगा। तो पहले तो जो लिखा हुआ है उसको अपन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अपन कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे और फोटोग्राफ्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। पंडित जी बोल रहे कि नदियां भी बता दो। पंडित जी नमस्कार आपको। पंडित जी, नदियां मैं सारी बताऊंगा, लेकिन इस चैप्टर के बाद में जो हम टाउन्स के बारे में बात करेंगे, तो कौन सा टाउन किस नदी के किनारे सिचुएटेड था, कौन सा टाउन किस इलाके में सिचुएटेड था, वो सारी डिस्कशन अपन करने वाले हैं। तो नदियों के बारे में वहां पे अपन बात करेंगे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं
और एक एक पॉइंट मैं रीड कर रहा हूँ और एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ और आगे और थोड़ा इलेबोरेटली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वंदना सिंह पूछ रहे हैं दाइमाबाद कहाँ है सर? वंदना, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। अगर आप आज के महाराष्ट्र के नक्शे को खोलोगे एटलस के अंदर या इंटरनेट पे ढूंढोगे, तो महाराष्ट्र में आपको एक जगह दिखेगी अहमदनगर, जो कि मौजूदा महाराष्ट्र के पूना के ईस्ट में है। पूना से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, जिसको लोकल लोग नगर के नाम से भी जानते हैं, पर उसको अहमदनगर बोलते हैं। उसी अहमदनगर के अंदर दाइमाबाद सिचुएटेड है, तो महाराष्ट्र के अंदर सिचुएटेड है। और नील पाटिल बोल रहा है कि सर मेरा नाम ले लो। नील पाटिल, मैंने आपका नाम ले लिया, बताइए अब मुझे पुण्य लगेगा, आपका नाम ले लिया है मैंने तो। और कोई है जो नाम लेवाना चाह रहा है तो चलिए मैं पुण्य कमा लेता हूँ थोड़ा आप लोगों के नाम लेके। नोट्स कैसे बनाए, नोट्स कैसे बनाए, नोट्स कैसे बनाए? देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसे तो ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगा ऐप के ऊपर, लेकिन अगर आप थोड़ा सा फोकस करो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, तो जो कुछ भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको रीड करके नहीं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करके भी बता रहा हूँ। तो जब आप नोट्स बना रहे हो तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, चाहे मेरी अटेंड कर रहे हो या किसी और की भी अटेंड कर रहे हो, तो उस क्लास को अटेंड करते वक्त आप अपने पास में एक कागज़ भी रखो, मतलब कागज़ नहीं, कॉपी भी रखो और पेन भी रखो। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो तो आपको एज इट इज मिल जाएगा। इसके अलावा मैं अगर उसमें कुछ ऐड करता हूँ, कुछ ऐड करके बताता हूँ, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो जब आप ये पूरा लेक्चर देख लोगे तो जो लिखे हुए पॉइंट्स है और उसमें जो एडेड पॉइंट्स है और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उसके बेसिस पे आप अपने नोट्स पूरे अपने हाथ से बना सकते हो। तो ये नोट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्म में एज इट इज मिल जाएंगे, और थोड़ा सा आपको अपने कॉमन सेंस लगा के मेरे एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे अपने हाथों से सेंटेंस फ्रेम करके लिखना होगा। 90% तो आपको सेंटेंस फ्रेम किए हुए मिल जाएंगे यहाँ पे, लेकिन जो कुछ मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा उसको थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगा के उस नोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा, तो इसी तरह से आप नोट्स बना पाओगे। और कोई है भैया नाम लेने वाला? हर्ष आर्य ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें। अच्छा देखो, न्यूज़पेपर जो होते हैं ना, आप कोई सा भी पढ़ लो। हर्ष, हर्ष और दूसरे जो भी स्टूडेंट्स ये सवाल पूछ रहे हैं, उनको सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। चाहे आप दैनिक भास्कर पढ़ लो या दैनिक जागरण पढ़ लो, हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ लो, या आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसका न्यूज़पेपर पढ़ लो, या फिर आप कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सभी न्यूज़पेपर्स के अंदर वो सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके लिए ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप न्यूज़पेपर को रेगुलरली पढ़ो, और जिस न्यूज़पेपर को आप पढ़ो वो आपको समझ में आ रहा हो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं स्टूडेंट्स को कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, द हिंदू पढ़ो, या फ्री प्रेस पढ़ो, या ऐसा कोई दूसरा अखबार पढ़ो। लेकिन मेरा ये कहना होता है कि कुछ भी पढ़ो तो वो ऐसा पढ़ो जो आप ग्रास्प कर सको। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ कि न्यूज़पेपर उस भाषा का पढ़ो जो भाषा आप समझते हो। अगर आप मराठी हो और आपको मराठी ज़्यादा अच्छी समझ में आती, तो आप मराठी न्यूज़पेपर पढ़ो। अगर आप बंगाली हो, आपको बंगाली ज़्यादा अच्छी समझ में आती, तो आप बंगाली न्यूज़पेपर पढ़ो। अगर आप साउथ इंडिया के हो तो अपनी रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से न्यूज़पेपर पढ़ो। अगर आप हिंदी भाषी हो तो कि हिंदी की भाषा का अखबार पढ़ो। सारे अखबारों में वो सारी ज़रूरी खबरें होती है जो आपके लिए ज़रूरी होती है। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप उसको ग्रैस्प कर सको। देखो सीधी सी बात है, मैं आपको बहुत अच्छा खाना दे दूँ खाने के लिए, लेकिन आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर सके, तो वो खाना आपके किस काम का? तो खाना वो ज्यादा काम का है जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सके और जिससे न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब कर सके। इसीलिए न्यूज़पेपर वो पढ़ो जो आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि अच्छी खबरें, इंपॉर्टेंट खबरें तो सारी न्यूज़पेपर्स के अंदर होती है। तो कोई सा भी न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो जो आपकी भाषा का हो, जो भाषा आपको अच्छे से समझ में आती हो। न्यूज़पेपर का उद्देश्य होता है इंफॉर्मेशन गेन करना। वो इंफॉर्मेशन आप किसी भी भाषा के न्यूज़पेपर से गेन कर सकते हो। तो न्यूज़पेपर अपनी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए मत पढ़ो, न्यूज़पेपर इंफॉर्मेशन को डेवलप करने के लिए, इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए पढ़ो।
तो कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़ो, और जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ो उसके नोट्स बनाओ। भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, हमें एसएसबी के इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, उनके नोट्स बनाओ। अब देखो, आपके लोकल पॉलिटिक्स का, आपके स्टेट के पॉलिटिक्स का, या इवन नेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई जो खबरें होती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, उनसे जुड़े हुए कभी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं? अगर इंडिया ने कोई स्पेस मिशन लॉन्च किया, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हर न्यूज़पेपर में आते हैं। अगर इंडिया ने कोई मिसाइल लॉन्च करी, वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब न्यूज़पेपर में आते हैं। अगर इंडिया ने कोई बड़ा स्पोर्ट्स अचीवमेंट हासिल किया, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब न्यूज़पेपर के अंदर आते हैं। इंडिया ने किसी के साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज करी, वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब न्यूज़पेपर के अंदर आते हैं। इंडिया ने कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया, वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब न्यूज़पेपर में आते हैं। इंडिया ने मॉनेटरी रिफॉर्म किया कोई सा, वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब न्यूज़पेपर में आते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स के न्यूज़पेपर में पढ़ते वक्त आप नोट्स बनाओ अपने हाथों से। चाहे कोई सी भी भाषा का आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, नोट्स इंग्लिश में बनाओ। इससे आपकी लैंग्वेज भी इंप्रूव होगी, और क्योंकि आप कोई ऐसी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो जो आपको समझ में आती है, तो आप नॉलेज को ग्रैस्प कर पाओगे। तो न्यूज़पेपर पढ़ने का यही सही तरीका होता है। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान रख लीजिएगा। वंदना बोल रही मेरा नाम भी ले लो, मैंने ले लिया, वंदना का नाम भी ले लिया। आज मेरा बड़ा मन कर रहा है मैं आपके कमेंट्स को पढूं। प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में आप लोग पूछ रहे हो, तो अभी तो मेरा ये कहना है आपको कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट से जुड़ी हुई डीपीपीज आपके सामने आ रही है, और वीकली टेस्ट भी आपके सामने आएंगे। तो उन डीपीपीज के अंदर और वीकली टेस्ट के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस कवर होते जाएंगे, जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर से जुड़े हुए क्वेश्चंस होंगे, या फिर ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो पोटेंशियल क्वेश्चंस होंगे जो आगे की आने वाली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अभी आप पीवाईक्यू के ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, मेरा आप सभी को ये सजेशन है कि अभी आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करो। सौरभ सौरभ सौरभ, मैंने आपका नाम भी ले लिया। बुक के बारे में पूछ रहे हैं, बुक के बारे में मैंने हमेशा ये बताया कि चाहे आप कोई सी भी बुक चुनो, ऐसी बुक चुनो जो आपको समझ में अच्छे से आती, और उसको थॉरोली रीड करो, सफिशिएंट होगा। बुक के बारे में इतना सिलेक्टिव मत हो कि यही अच्छी है या वो बुरी। सभी किताबें जो मार्केट में आती है अच्छी हैं। आप उसको कितना अच्छा रीड करते हो, कितनी बार रीड करते हो, ये डिफरेंस क्रिएट करता है। तो इस बात को भी ध्यान रख ले लीजिएगा। चलिए अब मैं एक एक पॉइंट को पढ़ता हूँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ, और आगे उन पॉइंट्स को और एलैबोरेशन के साथ में एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसमें लिखा हुआ है कॉमन फीचर्स ऑफ द मेजर सिटीज। अब ये वाली स्लाइड से आगे मैं आगे बढ़ता हूँ और कुछ आपको बताता हूँ टाउन प्लानिंग के बारे में। तो जब टाउन प्लानिंग के बारे में हम बात करते हैं, तो टाउन प्लानिंग एक ऐसा फीचर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे स्ट्राइकिंग था। सबसे स्ट्राइकिंग फीचर था टाउन प्लानिंग का। चलिए टाउन प्लानिंग के लिए 1 मिनट का वक्त और लेते हैं, उससे पहले मैं कुछ स्लाइड्स पे जाता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं। इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी पुरानी थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी पुरानी थी, ये सवाल उत्पन्न हुआ उन लोगों के मन में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक्सकेवेट कर रहे थे। उनको जो भी चीज़ें मिल रही थी, उनको जिस भी तरह की टाउन प्लानिंग मिल रही थी, वो सारी टाउन प्लानिंग, वो सारी चीज़ों को देखकर उन लोगों के मन में क्यूरियोसिटी आई, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि हाई लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन था। कुछ ऐसे फीचर्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो भारत के इतिहास में कहीं और देखे नहीं गए थे। इसीलिए एक्सकेवेट करने वाले लोगों के, इतिहासकारों के और मानव शास्त्रियों के मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को बनाने वाले लोग कितने पुराने थे, किस दौर के थे? क्या वो गुप्ता पीरियड के थे? क्या वो मौर्यन पीरियड के थे? क्या वो वैदिक पीरियड के थे? या क्या उससे भी पुराने थे? अब ये पता कैसे लगाया जाए? तो इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, कार्बन डेटिंग मेथड।
तो कार्बन डेटिंग मेथड से उन्होंने ये बात पता लगाई थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो कि 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी के बीच की सिविलाइजेशन हुआ करती थी। ये मैं लास्ट लेक्चर में भी कवर कर चुका हूं, लेकिन क्योंकि महत्वपूर्ण है इसलिए मैं वापस बता रहा हूं आपको। और ये कार्बन डेटिंग मेथड उन्होंने कैसे किया था इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कार्बन के आइसोटोप्स होते थे, और कार्बन के आइसोटोप्स में जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है all three isotopes of carbon, carbon 12, carbon 13 and carbon 14 and radioactive carbon 14, carbon 14 radioactive होता है, are absorbed by the living organism। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई डेड बॉडी है तो वो डेड बॉडी कितनी पुरानी है ये आप अंदाजा लगा सकते हो। तो अगर कार्बन 14 यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव होता है उसके डिकेइंग रेट से आप पता लगा सकते हो कि कितना पुराना है। तो यहां पे ये लिखा हुआ है कि अगर कार्बन 14 100% मिलता है, किसी मृत शरीर के अंदर कार्बन 14 आइसोटोप 100% मिलता है, मतलब वो अभी मरा है, उसको मरे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, उसकी हाल ही में मृत्यु हुई है। लेकिन अगर कार्बन 14 का 50% मिलता है आपको, 50% डिके हो गया, 50% कार्बन 14 बचा हुआ है, मतलब कि वो 5730 साल पुराना है। अगर कार्बन 14 का सिर्फ 25% बचा हुआ है, 75% डिके हो गया है, मतलब वो 11460 साल पुराना है। और अगर कार्बन 14 का सिर्फ 12.5% बचा हुआ है, बाकी का 88% या 87.5% डिके हो गया है, मतलब वो 17,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में कार्बन 14 का डिके लगभग 50% के आसपास हुआ था। जितने भी स्कल्स और स्केलेटन्स मिले थे, उन स्कल्स और स्केलेटन्स के अंदर कार्बन 14 का डिके लगभग 40 to 50% हुआ था। इसीलिए आज से इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग 5000 साल पुरानी मानी जाती है, क्योंकि कार्बन का डिके वहां से मिले मृतक अवशेषों के अंदर 40 से 50% तक हुआ था। इसीलिए ये कितनी पुरानी मानी जाती है? आज से 5000 साल पुरानी मानी जाती है। और अगर अपन ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखें तो लगभग 2500 बीसी, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 2500 साल पहले, क्योंकि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 2300 साल तक हम आगे आ चुके, तो जीसस क्राइस्ट के जन्म के अगर 2500 साल पहले जाएंगे हम, तो 2500 और 2300 ऐड हो जाएंगे, तो कुछ कुल मिला के 4800 साल होंगे, पर अप्रोक्सीमेटली 5000 साल। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आज से अप्रोक्सीमेटली 5000 साल पुरानी है, और जीसस क्राइस्ट के जन्म से अप्रोक्सीमेटली 2500 साल पुरानी है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से जिस तरह के एविडेंसेस हमको मिले, स्केलेटन्स हमको मिले, उन स्केलेटन्स के कार्बन डिके 40 to 50% हो चुका था। तो इसीलिए ये कितनी पुरानी है ये कंक्लूड हो गया। तो इससे एक बात पता चली उस समय के इतिहासकारों को, उस समय के विद्वानों को, कि भारत के इतिहास का सबसे पुराना डॉक्यूमेंटेड या सबसे पुराना एविडेंट हिस्सा ये है। तो इंडिया की हिस्ट्री का सबसे पहला अध्याय इंडस वैली सिविलाइजेशन बन जाता है। इसी के साथ में आयुष कुमार बोल रहे हैं कि सर पहले आपने 3000 बीसी से 1750 बीसी बताया था। ठीक है आयुष, मैंने बताया था, बिल्कुल सही बात है। अब ये क्यों बताया था वो भी मैं आपको बता देता हूं, एक स्लाइड ऐड करके। तो वो स्लाइड ऐड करके मैं आपको सभी को बता रहा हूं कि फेजेस ऑफ आईवीसी। अब आयुष बात ऐसी होती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग फेजेस रहे, जैसे कि इंसान होता है, तो इंसान की जिंदगी के अलग अलग फेजेस होते हैं। जैसे पहला फेज होता है इंसान की जिंदगी का जब वो पैदा हुआ था, जब वो बच्चा था। फिर दूसरा फेज आता है जब वो जवान हो जाता है, और तीसरा फेज होता है जब वो बूढ़ा हो जाता है और उसका अंत हो जाता है। वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के 3 फेज माने गए हैं। पहला फेज कौन सा माना गया है? पहला फेज माना गया है जिसको कहते हैं अंग्रेजी में अर्ली
फेज। तो जो अर्ली फेज है ना आयुष, अर्ली फेज अप्रोक्सीमेटली 3000 बीसी से माना जाता है। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन पैदा हो गई थी, बसना शुरू हो गई थी 3000 बीसी से, लेकिन बसते से ही वो पूरी डेवलप नहीं हो गई थी। वो बसना शुरू हुई थी लगभग 3000 बीसी से, और 3000 बीसी से लेके अगले 500 सालों तक वो बसती रही थी। वो पूरी मैच्योर्ड नहीं हुई थी, वो बसती रही थी, वो जवान नहीं हुई थी। फिर उसके बाद दूसरा फेज आता है जिसको हम बोलते हैं मैच्योर्ड। ये जो मैच्योर्ड फेज होता है, यहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी तरह से जवान हो गई थी, अपने शबाब पे आ गई थी। और ये फेज होता है 2500 बीसी, जब एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर बड़े बड़े शहर डेवलप हो गए थे, बेहतरीन सिस्टम डेवलप हो गए थे, ड्रेनेज सिस्टम बन गया था, ग्रिड पैटर्न बन गया था। जो सब कुछ अपन पढ़ते हैं ना, वो इस समय तक हुआ था, इसलिए इसको मैच्योर्ड फेज बोलते हैं। जो कि लगभग 2000 बीसी तक इसका मैच्योर्ड फेज चलता रहा था। 500 सालों तक ये सभ्यता एज इट इज बढ़िया शानदार तरीके से चलती रही थी, लेकिन फिर जो पैदा हुआ उसको एक दिन खत्म होना है। और इसीलिए तीसरा फेज आता है, जिस तीसरे फेज को बोलते हैं डिक्लाइन फेज। लास्ट फेज भी बोल सकते हो आप, पर इसको डिक्लाइन फेज भी कहा जाता है, लेटर फेज भी कहा जाता है, जो लगभग 2000 इयर्स बीसी से लेके 1750 इयर्स बीसी के बीच में आता है। तो ये बात मैं बता रहा था आयुष आपको कि 3000 बीसी में ये पैदा हुई थी और 1750 बीसी में ये मृत हुई थी। लेकिन रिकॉर्ड उस बात का रखा जाता है जो वो जवान थी, क्योंकि इंसान के सारे अचीवमेंट वो तब करता है जब वो जवान होता है। उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता के भी जो बड़े बड़े अचीवमेंट्स थे, उसकी जो ग्लोरी थी, वो इस फेज में आई थी। इसीलिए इस फेज को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो मैच्योर्ड फेज होता है, जिसको हम जवानी वाला फेज बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। आई होप आयुष आपको बात समझ में आ गई होगी। आ, कोई पूछ रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिक्लाइन की क्या वजह थी। ऑब्वियसली मैं बताऊंगा इस लेक्चर के अंदर आपको कि उसकी डिक्लाइन की क्या वजह थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। हु इनहैबिटेड दिस सिविलाइजेशन। अब ये बात तो हमको पता चल गई कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत पुरानी थी। कितनी पुरानी थी, कौन कौन से साल थे, सब पता चल गया हमको। अब अपन इस बारे में बात करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहने वाले लोग कौन से थे, आखिर किन लोगों ने इस विकसित सभ्यता को बसाया था, है ना। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। यहां पे आपको कुछ स्कल्स दिखाई दे रहे हैं, और उन स्कल्स का आपको ह्यूमन फॉर्म भी दिखाई दे रहा है कि भाई कौन कौन से थे। तो ये तो मैंने सिंबॉलिकली रखा हुआ एक फोटोग्राफ है, ताकि इसकी तरफ आप देखो, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आपका एंगेजमेंट वापस आ जाए, इसलिए फोटोग्राफ मैंने रखा हुआ है। यहाँ पे खोपड़ियां हैं, और इस खोपड़ी के ऊपर किस तरह का चेहरा हो सकता था, वो चेहरा यहाँ पे बनाया हुआ है। बाल नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप ये मत समझना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग गंजे होते थे। ये बाल यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि बाल अ, नहीं है, उस फोटो में ही नहीं थे बाल, तो यहाँ पे भी नहीं है। बाकी जैसे भी बाल आप चाहो वैसे आप बना सकते हो। अरे नीले बाल नहीं होते, काले बना देते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग के बाल जो होते थे वो काले होते थे। तो ये मैंने एक हेयर स्टाइल इनकी बना दी, सिंपल सी हेयर स्टाइल जैसी मुझे आती है। देखिए कितनी अच्छी हेयर स्टाइल बनाई है। ये इनकी लगा दी हमने विग, और ये नीचे वाली हेयर स्टाइल बना देते, इसको थोड़ा सा अलग बनाते, अगली वाली हेयर स्टाइल को इनके कर देते स्पाइक कट। ऊपर की तरफ आए बाल। तो बाल चाहे जैसे आप इमेजिन कर लो, वैसे इमेजिन कर लो बाल कि वैसे होते होंगे। ऐसे मान लो बाल आप, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ऐसे होते होंगे बाल। तो बाल यहाँ पे है नहीं, पर अपन ने बना दिए उसको। ये तो ऐसा लग रहा है मुकुट पहना दिया है इनको। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इनकी मूंछ बना दी हमने।
वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग मिले हैं ना, मतलब जो इमेजेस वहाँ से मिली है, जो फोटोग्राफ्स तो नहीं, इमेजेस वहाँ से मिली है, उन इमेजेस के अंदर ऐसा सिस्टम बनाया है। इंसान की जो लुक्स होते थे वो ऐसे होते थे कि दाढ़ी होती थी, इंसान की दाढ़ी होती थी, लेकिन मूंछ नहीं रखते थे इंसान। या ऐसा हम मान ले कि ऐसा नहीं होता होगा कि सभी लोग ऐसा रखते थे, लेकिन कुछ एक जो इमेजेस मिली है वहां से, उन इमेजेस से पता चला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग घनी दाढ़ी रखते थे, एकदम हैवी बियर्ड रखते थे, पर वो लोग मूंछ नहीं रखते थे। ये तो मौलवी लग रहे हैं एकदम, पर ठीक है जो भी है, ऐसे ही मान लो आप। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो लोग रहते थे वो कौन कौन से होते थे, तो ये तो थोड़ा सा मजाक हो गया यार पीछे, लेकिन अब मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ जो आपको याद रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जितने भी स्कल्स और स्केलेटन्स मिले, उनको स्टडी करने के बाद में ये कंक्लूड हुआ है कि चार तरह की रेसेस इंडस वैली सिविलाइजेशन में होती थी। चार अलग अलग तरह के स्कल्स वहां से मिले थे, वो मैं सारे लिख देता हूं यहाँ पे। सबसे पहला, या जो सबसे अधिक संख्या में मिला था, उसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन, जिसको कई इतिहासकार द्रविडियंस भी मानते हैं। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि एक द्रविडियन रेस होती थी जो ओरिजिनली मेडिटेरेनियन सी के आसपास से माइग्रेट होके भारत के अंदर आके बसी थी हजारों साल पहले, और उन्हीं लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को डेवलप किया था। तो एक स्कल टाइप कैसा मिलता है, मेडिटेरेनियन स्कल टाइप मिलता है, याद रखिएगा। दूसरा स्कल टाइप हमको कैसा मिलता है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स। दूसरा स्कल टाइप हमको कैसा मिलता है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स। तीसरा स्कल टाइप हमको कैसा मिलता है, ये स्कल टाइप से मेरा मतलब ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी एक्सकेवेशंस हुए थे, उन एक्सकेवेशन में अलग अलग तरह के स्कल्स और स्केलेटन्स मिले थे। तो जो स्कल्स मिले थे और स्केलेटन्स मिले थे, उनको स्टडी किया। उनको स्टडी करने के बाद में एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने बताया कि स्कल के टाइप अलग अलग थे, और टाइप भी मैं आपको बताऊंगा, पहले नाम बता देता हूं उनको। प्रोटोस्टेरॉइड, तीसरे थे एल्पेनॉइड्स, और चौथे थे मंगोलॉइड्स। अब इनकी फीचर्स कैसे होते थे, मतलब स्कल्स जैसे मिले थे, उन स्कल्स से कैसे फीचर बनते थे। जैसे मेडिटेरेनियन या द्रविडियंस की बात करें हम, ब्रॉड हेड एंड ब्रॉड नोज, चौड़ा सर और चौड़ी नाक, मेडिटेरेनियन। दूसरा, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स, स्मॉल फोरहेड एंड ब्रॉड नोज, माथा छोटा सा और नाक चौड़ी, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स। तीसरा, एल्पेनॉइड्स। एल्पेनॉइड्स मतलब कैसे, नैरो हेड एंड नैरो नोज। माथा भी पतला है, हेड भी पतला है, और नाक भी पतली है, पतली नाक और पतले हेड वाले लोग। और चौथा, मोंगोलॉइड्स, ब्रॉड सॉरी ब्रॉड हेड्स विथ
चीक बोन्स। माथा चौड़ा है और चीक बोन्स, ये जो गाल की हड्डियां हैं ये उठी हुई है, गाल की हड्डियां बाहर की तरफ निकली हुई है। माथा चौड़ा है, गाल की हड्डियां बाहर की तरफ निकली हुई है। एंड स्मॉल नोज, नोज ब्रॉड नहीं है लेकिन स्मॉल है, छोटी नाक है, छोटी नाक, चौड़ा माथा, और ये गाल की हड्डियां जो निकली हुई है चौड़ी है। एक इस तरह के स्कल्स भी मिले थे। तो ये चार तरह की अलग अलग प्रजातियां मिली थी। अब आपके दिमाग में शायद ये बात आ सकती है कि सर हम कौन है इसमें से, हम कौन है इसमें से, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि आप कौन हो इसमें से। ऑल द इंडियंस टुडे आर a mixture of these four races। भारत में जो लोग आज रहते हैं ना, वो सारे के सारे लोग इन्हीं चार अलग अलग रेसेस के मिक्सचर माने जाते हैं। ये बात समझ में आई? भारत के सारे लोग जो आज रहते हैं वो इन्हीं चार रेसेस के मिक्सचर माने जाते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें ये प्रवृत्ति ज्यादा दिखाई देती है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें ये वाले फीचर ज्यादा दिखाई देते हैं, कुछ लोग में ये फीचर ज्यादा दिखाई देते हैं, कुछ में मेडिटेरेनियन फीचर्स ज्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन भारत के सारे लोगों के बारे में यही माना जाता है कि ये बेसिक चार रेसेस हुआ करती थी, जो कि भारत के इतिहास के शुरुआत में अलग अलग जगहों से आके यहाँ पे रुकी थी, एक दूसरे के साथ में मिक्स हुई थी, और उन्हीं से आज के भारतीयों के एंसेस्टर्स पैदा हुए थे, और उन्हीं एंसेस्टर्स से आगे चल के हम पैदा हुए। इसीलिए भारतीयों के अंदर आप ये चारों तरह के फीचर्स देख सकते हो। जो भी फीचर्स मैंने यहाँ पे बताए, ये चारों तरह के फीचर्स आपको भारतीयों के अंदर दिखाई देंगे। तो इसीलिए इंडिया को कहते हैं कि इंडिया इज द मेल्टिंग पॉट ऑफ द रेसेस, कि अलग अलग प्रजातियां भारत में आके बसी, घुली मिली एक दूसरे के साथ में, और उससे आज के भारतीय उत्पन्न हुए। इसीलिए एक परिवार में आप देखते हो कि अलग अलग शक्ल सूरत के लोग मिलते हैं। कभी एक परिवार में कोई ऐसा हो सकता है जिसके चीक बोन हाई है, उसी परिवार में कोई ऐसा भी हो सकता है जिसका हेड नैरो है। क्यों? क्योंकि उसके वेन्स में सारे ही रेसेस का ब्लड है, तो किसी किसी इंडिविजुअल में कोई ब्लड हावी हो जाता है, कोई तरह के जीन्स हावी हो जाते हैं, तो वो वैसी शक्ल अख्तियार कर लेता है। लेकिन फिर भी प्रीडोमिनेंटली ऐसा माना जाता है कि भारत के उत्तरी इलाके में, भारत के नॉर्दर्न इलाके में एल्पेनॉइड टाइप के लोग ज्यादा मिलते हैं, भारत के दक्षिणी इलाके में मेडिटेरेनियन टाइप के लोग ज्यादा मिलते हैं, भारत के सेंट्रल इलाके में जो जनजातियां मिलती हैं, ट्राइब्स मिलती हैं, उन ट्राइब्स में प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड टाइप के लोग ज्यादा मिलते हैं जनजातियों में, ट्राइब्स में, और भारत के पूर्वोत्तर के इलाके में, नॉर्थ ईस्ट के इलाके में मंगोलॉइड टाइप के लोग ज्यादा मिलते हैं। तो ये चार बेसिक रेशियल टाइप्स हैं इंडिया के, और इन चारों के मिक्सचर से ही आज की हिंदुस्तान की आबादी, आज की हिंदुस्तान की जनता की रचना हुई है, उनका क्रिएशन हुआ है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और वो है टाउन प्लानिंग। तो टाउन प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग फीचर्स आते हैं टाउन प्लानिंग के अंदर। एक एक करके हम सारे फीचर्स को लिखते हैं और समझाते हैं आपको। फोटोग्राफ्स के माध्यम से भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। एक फोटोग्राफ तो यहाँ पे है, पर उससे पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो टाउन प्लानिंग, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को जब एक्सकेवेटर्स ने एक्सकेवेट किया, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सबसे खास बात उनको लगी, वो बात लगी उनकी टाउन प्लानिंग। जिस तरह की टाउन प्लानिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर थी, इस तरह की टाउन प्लानिंग उस समय की दूसरी किसी सिविलाइजेशन के अंदर नहीं मिलती है, उस समय की किसी दूसरी सिविलाइजेशन के अंदर नहीं मिलती है। और यही बात इंडस वैली सिविलाइजेशन को दूसरी सिविलाइजेशन के मुकाबले ज्यादा यूनिक बनाती है। और कमेंट में किसी ने लिख ही दिया है, आयुष ने लिख दिया यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स। तो आयुष वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नए हो तो आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, और अगर आप पुराने हो तो आपका रिवीजन बिल्कुल सही है। पहला पॉइंट मैं भी यही लिखूंगा
यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल। अच्छा, ईंटों को इसलिए नहीं पकाया कि उन्हें खाना है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने ईंटों का इस्तेमाल ही क्यों किया? वाई डिड दे यूज ब्रिक्स? वो मिट्टी के घर क्यों नहीं बनाते, वो लकड़ी के घर क्यों नहीं बनाते, और वो पत्थर के घर क्यों नहीं बनाते? पहले मैं ये समझाता हूं आपको। पहली तो ये बात करते हैं कि वो मिट्टी के घर क्यों नहीं बनाते। वो मिट्टी के घर बनाते थे इनिशियली। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर मिट्टी के ही घर बनते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी इस इलाके के अंदर की बाढ़ बहुत आती थी, फ्लड्स बहुत आती थी। तो मिट्टी के घरों की जो नींव होती थी, उनकी जो फाउंडेशंस होती थी, वो कमजोर हो जाती थी। तो हर साल उनको अपने घर का रिपेयर करना पड़ता था, जिसमें टाइम और एनर्जी दोनों बहुत खर्चा होता था। तो मिट्टी के घर बनाना बड़ी समस्या बन गई। लकड़ी के घर की अगर मैं बात करूं, लकड़ी के घर वो बना सकते थे। लेकिन आप ये सोचो कि बाढ़ की वजह से मिट्टी के घर ही खराब हो रहे हैं, तो लकड़ी में तो और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो लकड़ी के घर की प्रोबेबिलिटी भी एलिमिनेट हो जाती। फिर तीसरी बात आती कि स्टोन के, पत्थर के घर वो क्यों नहीं बनाते थे? पत्थर के घर वो इसीलिए नहीं बनाते थे क्योंकि वह नेचुरली बड़े मजबूत स्टोन्स मिलते नहीं थे। भारत में कुछ ऐसे इलाके हैं, खास तौर पे उत्तर भारत के इलाके, जहां पे मजबूत, मोटे, हाई डेंसिटी वाले स्टोन्स नहीं मिलते। सेंट्रल इंडिया में मिलते हैं, साउथ इंडिया में मिलते हैं, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया के अंदर नहीं मिलते मजबूत बड़े पत्थर। और पाकिस्तान वाले इलाके में जहां इंडस वैली सिविलाइजेशन का सेंटर था, वहां तो बिल्कुल भी नहीं मिलते थे। इसलिए पत्थर के घर वो बना नहीं सकते थे। तो अब उनके सामने एक प्रॉब्लम थी कि बाढ़ के प्रकोप से भी बचना है, अपने घरों को ड्यूरेबल भी बनाना है, लेकिन पत्थर भी नहीं है जिससे कि घरों को ज्यादा ड्यूरेबल बनाया जा सके। तो इन्होंने क्या किया, ईंटें बनानी शुरू करी। और आप जानते हो ईंटें कैसे बनती? आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि ईंटों का निर्माण कैसे किया जाता है। मिट्टी को लिया जाता है, मिट्टी को लेके उसको फाइनली कूट कूट के क्ले में कन्वर्ट किया जाता है। क्ले में कन्वर्ट होने के बाद में उस क्ले को एक रेक्टेंगुलर क्यूब के अंदर डाल के उसका सांचा बनाया जाता है, उसको एक आकार दिया जाता है। और जब वो सूख जाता है तो उसको भट्टी में तपाया जाता है, जिसके बाद वो मिट्टी का ईंट बहुत मजबूत हो जाता है, एज गुड एज पत्थर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को बाढ़ से बचने के लिए पत्थर के घर बनाने थे, पर पत्थर उनके पास अवेलेबल नहीं था। तो मिट्टी को सांचे में डाल के उसको आग में पका के उन्होंने उसको पत्थर जैसा बना लिया, जिससे उनके घरों की ड्यूरेबिलिटी बहुत बढ़ गई फ्लड्स के दौरान। और जो घर हर साल रिपेयर उनको करने पड़ते होंगे, वो अब उनको हर 5 साल में करने पड़ते होंगे। और इस तरह उन्होंने अपने घरों की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा दिया, जिससे कि उनकी टाइम और एनर्जी हर साल घरों को रिपेयर करने में नहीं जाए। इसीलिए उन्होंने बर्न्ट ब्रिक्स का यूज किया, जो कि पहला महत्वपूर्ण फीचर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो अंग्रेजों ने जब देखा तो उनको बड़ी हैरानी हुई। क्योंकि अंग्रेज तो ये मानते थे कि ईंटों का इस्तेमाल मॉडर्न आर्किटेक्चर है जो कि यूरोप वालों ने शुरू किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 2500 साल पहले भारत के लोगों के एंसेस्टर्स ईंटों का यूज कर रहे हैं अपने घरों को बनाने के लिए, तो वो हैरान हो गए। उनके मन में भारतीयों के एंसेस्टर्स के प्रति बहुत सम्मान पैदा हो गया, और उन्होंने इसको एक यूनिक फीचर माना कि भाई ये दूसरी सभ्यताओं से बहुत ही अलग सिस्टम था। मानवेंद्र राजपूत ये पूछ रहे हैं कि वहां रहना जरूरी था क्या? जी हाँ, वहां रहना जरूरी था, क्योंकि वहां पे भले ही बाढ़ आती थी हर साल, लेकिन उसी बाढ़ की वजह से फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती थी, उसी बाढ़ की वजह से खेती बहुत अच्छी होती थी, उसी बाढ़ की वजह से वहां पे एल्यूवियल सॉइल होती थी। तो खेती बाड़ी वहां बहुत अच्छी होती थी। इसीलिए ट्रेड और कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां रहना भी जरूरी था मानवेंद्र। पर वहां रहते हुए अपने घरों को ड्यूरेबल बनाना भी जरूरी था, इसीलिए ईंटों का इन्होंने इस्तेमाल किया था। अब पार्थ तिवारी पूछ रहे हैं कि सर ये आइडिया कैसे आया होगा? पार्थ, इसका आंसर देना बहुत मुश्किल है कि ये आइडिया कैसे आया होगा, लेकिन बहुत सारे हिट एंड ट्रायल करके उनको ये आइडिया आया होगा। फिलहाल आपका जो सवाल है ना पार्थ, की ये आइडिया कैसे आया होगा, मैंने इसके ऊपर स्टडी नहीं किया, कभी भी नहीं स्टडी किया कि उनको ये आइडिया कैसे आया होगा।
ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है कि इस दुनिया में पहली बार जब किसी मनुष्य ने आग जलाई होगी तो वो आग जलाने का आइडिया उसको कैसे आया होगा। ये आइडिया जो उनको आया था उन्हीं के साथ में वो चला भी गया, पर वो लेगेसी हमारे पास में आज भी है। जब किसी इंसान ने पहली बार आग जलाई होगी तो वो क्यों जलाई होगी वो वही जानता था, लेकिन आग जला ली, वो ज्ञान हमारी जनरेशन में पास होता रहा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि वो आइडिया कैसे आया था ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आइडिया रहा और आने वाली जनरेशन तक पास ऑन होता रहा, ये इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे टाउन प्लानिंग का है, हाउसेस बिल्ट इन अ रो, कतार में बने हुए मकान। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी शहर थे, जब उन शहरों को एक्सकेवेट किया गया, उन शहरों को स्टडी किया गया, तो सुधांशु शुक्ला पूछ रहे कि एजुकेशन सिस्टम भी था। देखो सुधांशु, एजुकेशन सिस्टम तो जरूर रहा होगा, क्योंकि आप ये सोचो कि इस तरह के वेल डेवलप्ड टाउन्स को बनाना, इट रिक्वायर्स हाई डिग्री ऑफ नॉलेज ऑफ जियोमेट्री। जब तक आपको जियोमेट्री का नॉलेज नहीं है तब तक आप बड़े उन्नत शहर, सिस्टमेटिक शहर नहीं बना सकते। और जियोमेट्री का नॉलेज तभी होगा जब आपकी एजुकेशन सिस्टम जैसा कुछ होगा। तो जाहिर है एजुकेशन सिस्टम रहा होगा, तभी उन्होंने इतनी सारी चीजें करी थी जो अपन यहाँ पे सब डिस्कस करेंगे। अब जैसे इन्होंने बनाया हाउसेस बिल्ट इन अ रो, क्यों? क्योंकि बड़े बड़े शहर तो थे, लेकिन उन बड़े बड़े शहरों के अंदर पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही थी, और उन पॉपुलेशंस के बढ़ने के साथ साथ ही नए लोग भी शहर के अंदर आके बस रहे थे। जो शहर के अंदर रह रहे हैं लोग वो तो बढ़ ही रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोक्रिएट कर रहे हैं, लेकिन कई दूसरे लोग भी हैं जो शहर के अंदर आके बस रहे हैं, जिससे शहर की आबादी लगातार कंसिस्टेंटली और तेजी से बढ़ती जा रही है। इसीलिए शहर को प्लान करने वाले लोगों के दिमाग में ये चैलेंज था, उनके सामने ये चैलेंज था कि शहरों को इस तरह से प्लान किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा आबादी को कम से कम जगह में बसाया जा सके। और इसीलिए इन्होंने क्या किया, कतारबद्ध मकान बनाए। अगर यहाँ पे भी आप देख सकते हो अगले फोटोग्राफ के अंदर, तो आपको दिखाई देगा एक रो में हाउसेस बन रहे हैं, एक कतार में मकान बने हुए। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर सारा सिस्टम यही मिला हमको कि कतार में मकान बने हुए मिले, एक जैसे मकान, जिसको आज भी आप जानते हो रो हाउसेस के नाम से। आ, 1 मिनट का वक्त मुझे दीजिए, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, 1 मिनट का वक्त है, मैं वापस आऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम जगह में बसाना है ताकि शहर जब ग्रो होता रहे तो वो ग्रो होता रहे। ऐसा नहीं हो कि शहर में इतनी भीड़ बढ़ जाए कि शहर में लोगों को संभालने के लिए जगह नहीं हो। इसीलिए क्या करते हैं, इवन आज भी आप देखते हो कि एक कतार में बने हुए मकान होते हैं। जब कोई नई टाउनशिप बनती है तो उस टाउनशिप के अंदर टाउनशिप बनाने वाला जो बिल्डर होता है वो एक कतार में मकान बनाता है, एक जैसे मकान बनाता है, एक कतार में मकान बनाता है। उससे क्या होता है
कि जो अवेलेबल स्पेस होती है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है। उसमें गार्डन भी बन सकते हैं, उसमें रोड भी बन सकता है, उसमें ड्रेनेज लाइन भी बन सकती है, उसमें कम्युनिटी हॉल भी बन सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी रह सकते हैं। जो आज सिस्टम फॉलो होता है वही सिस्टम वो लोग बहुत पहले से फॉलो करते आए थे, हाउसेस बिल्ट इन अ रो टू एकोमोडेट मैक्सिमम पीपल इन मिनिमम पॉसिबल स्पेस। तीसरा पॉइंट आता है इन हाउस टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स। ये बहुत ही मतलब मुझे पर्सनली बहुत यूनिक पॉइंट लगता है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 2500 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अपने घरों के अंदर टॉयलेट्स और बाथरूम्स का यूज करते थे। वैसे तो ये अच्छी बात नहीं है कि किसी के घर के अंदर हम झांक के देखें, लेकिन अगर आप यहाँ पे घर के अंदर झांक के देखोगे, यहाँ पे अच्छी बात नहीं है वैसे ये, लेकिन अगर किसी के घर में झांक के देखोगे यहाँ पे फोटोग्राफ में, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि टॉयलेट और बाथरूम यहाँ पे बनी हुई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के घरों के अंदर बाथरूम्स और टॉयलेट्स मिली थी, क्योंकि वो सिविलाइजेशन जीसस क्राइस्ट के जन्म के 2500 साल पहले की थी। और अगर हम उनकी टॉयलेट बाथरूम में झांक के देखेंगे तो उनमें से कोई हमको डांटने नहीं वाला, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेने वाला, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन सोचने वाली बात है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 2500 साल पहले, जब आधे से ज्यादा यूरोप कपड़े पहनना नहीं जानता था, तब भारत के अंदर जो सभ्यता थी उस सभ्यता के लोग अपने घरों के अंदर टॉयलेट्स और बाथरूम्स का यूज करते थे। और आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि जो टॉयलेट्स यूज होती थी उस जमाने में वो कमोड सिस्टम, फ्लशिंग सिस्टम वाली टॉयलेट्स यूज होती थी। जो रिमेन्स मिले हैं उन रिमेन्स से बात क्लियर हो गई है कि इनकी जो टॉयलेट्स होती थी, जैसे आज आपका फ्लशिंग सिस्टम होता है, बिल्कुल वैसे ही फ्लशिंग सिस्टम वाली टॉयलेट्स इनकी हुआ करती थी। तो बड़ी हैरानी की बात है, बड़ी जबरदस्त बात है कि इन हाउस टॉयलेट्स और बाथरूम्स हुआ करती थी। लेकिन इन हाउस टॉयलेट्स और बाथरूम्स का महत्व क्या है? क्या जरूरत थी घर के अंदर टॉयलेट्स और बाथरूम्स बनाने की? भाई भारत में तो आज भी कई जगह पे ये अच्छा नहीं माना जाता कि घर के अंदर टॉयलेट्स और बाथरूम्स हो, पर फिर भी उस जमाने में अगर लोग इस तरह की चीज कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे? इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि शहर के अंदर गंदगी नहीं होती। अगर इंडिविजुअल्स ओपन में डेफिकेशन के लिए जाते हैं तो उससे क्या होता है? शहर के अंदर गंदगी फैलती। शहर के अंदर गंदगी फैलती तो बीमारियां फैलती। बीमारियां फैलती तो लोग बीमार पड़ते। लोग बीमार पड़ते तो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं तो प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाता है, बिजनेस ठीक से नहीं हो पाता है। और जब बिजनेस ठीक से नहीं हो पाता है तो कोई शहर ग्रो नहीं करता है, वो डिक्लाइन की तरफ जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग चाहते थे कि वो ग्रो करे, और इसीलिए उन्होंने सैनिटेशन का बहुत ख्याल रखा, स्वच्छता सफाई का उन्होंने बड़ा ख्याल रखा। और ये हमें अभी भी रखना चाहिए। और ये मैं इसलिए हक से कह सकता हूँ क्योंकि मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ। मैं इंदौर का हूँ, और इंदौर आज भारत के अंदर सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। तो उस आधार पे मैं आपको कह रहा हूँ कि आप भी अपने शहरों को स्वच्छ बनाओ। शहर जितना स्वच्छ होगा बीमारियां उतनी कम होगी, बीमारियां जितनी कम होगी आप अपना काम उतना अच्छे से और एनर्जी से कर पाओगे। जितना अच्छे और एनर्जी से आप अपना काम कर पाओगे, आपका बिजनेस उतना बढ़ेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी बढ़ेगी। जितनी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उतना आपके नेशन का फायदा होगा। इसीलिए किसी देश की उन्नति में स्वच्छता और सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को इस बात का भान था और इसीलिए उन्होंने ये काम किया था। लेकिन अगर घर के अंदर टॉयलेट्स और बाथरूम्स बनाई है तो घर गंदा होगा। अब घर को गंदा होने से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? घर को गंदा होने से बचाने के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाना पड़ेगा। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको एक क्या मिलता है? ड्रेनेज सिस्टम। मैंने बोला ना, घर के अंदर टॉयलेट्स और बाथरूम्स बना लिया अगर आपने तो घर गंदा हो जाएगा फिर। तो वो जो डिकम्पोजेबल वेस्ट है जो टॉयलेट्स और बाथरूम्स में आप रिलीज कर रहे हो, वो अगर वहीं अटका रह गया तो घर गंदा हो गया। बीमार होने के लिए बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, घर में पड़े पड़े बीमार हो जाओगे आप।
तो ड्रेनेज सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसकी वजह से वो डीकम्पोजेबल वेस्ट आपके घर से बह के बाहर चला जाए। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमको क्या मिलता है, एक वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम। एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम मिलता है जो ईंटों का बना हुआ होता है, जो काय का बना हुआ होता है, ईंटों का बना हुआ होता है, और उसके ऊपर स्टोन से कवर भी किया होता है। आज भी हमको भारत में, हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह ड्रेनेज सिस्टम दिखाई देता है। लेकिन मैं देखता हूं भारत के कई शहरों में जाके कि ड्रेनेज ढकी हुई नहीं है। नालियां तो है लेकिन नालियां ओपन है। अब क्या ही मतलब निकला? अगर नाली ओपन है तो वायरस, बैक्टीरियाज वहां पे मौजूद हैं और वो आपके शरीर में जा सकते हैं और आपको बीमार कर सकते हैं। तो नाली बनाने से आपकी सफाई नहीं हुई, या घर के अंदर टॉयलेट्स और बाथरूम्स बनाने से ही मात्र आपकी सैनिटेशन नहीं हो गया। आपकी नालियां ढकी हुई जब तक नहीं होगी तब तक जर्म्स का, वायरस का, बैक्टीरियाज का हमले होने की प्रोबेबिलिटी आपके ऊपर बनी हुई रहेगी। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की नालियां ढकी हुई मिली हमको। अब ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि सभ्यता खत्म हो गई और खत्म होने के हजारों साल बाद भी जब खोजी गई तो नालियां ढकी हुई मिली। कितने जबरदस्त लोग थे वो। तो एक बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम मिला हमको। ये जो ड्रेन्स थी ये आसपास की किसी नदी या तालाब के अंदर जाके सारा डिकम्पोजेबल वेस्ट बहा दिया करती थी, जिसकी वजह से शहर भी साफ रहता था। और क्योंकि वो डिकम्पोजेबल वेस्ट होता था इसीलिए नदियां या नाले या तालाब भी खराब नहीं होते थे, क्योंकि डिकम्पोजेबल वेस्ट को कंज्यूम कर लेती थी मछलियां या पानी के अंदर रहने वाले दूसरे ऑर्गेनिजम्स। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम। उसके बाद में अच्छा एक फोटोग्राफ भी दिखा देता हूं मैं आपको। ये जो फोटोग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ये ड्रेनेज सिस्टम का फोटोग्राफ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सकेवेशन में शहरों के अंदर किस तरह का ड्रेनेज सिस्टम आपको मिला, ये एक उसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। ये एक घर बना हुआ है और उस घर के बाहर से ड्रेनेज सिस्टम निकला हुआ है जो किसी बड़ी नाली में आके कनेक्ट हो रहा है, और ये बड़ी नाली कई दूसरे घरों से भी कनेक्टेड थी। इस तरह ये अपने घरों को और अपने शहरों को क्लीन रखते थे। तो ये देखो ईंटों से बना हुआ ड्रेनेज सिस्टम इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमको प्राप्त हुआ है। अगला फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर है वाटर। ये वाटर हार्वेस्टिंग नहीं लिखता हूं मैं, दूसरा फीचर बताता हूं, वो है ग्रिड पैटर्न। जो शहर थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो ग्रिड पैटर्न में बने हुए थे। ग्रिड पैटर्न कैसा होता है, कुछ वर्टिकल लाइंस आप खींच दो और उसमें कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस आप ड्रॉ कर दो। तो ये जो पैटर्न होता है, वर्टिकल लाइंस बाइसेक्टेड बाय दी हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसको ग्रिड पैटर्न बोलते हैं। अब फोटोग्राफ देखिए और फोटोग्राफ में समझिए ग्रिड पैटर्न कैसा होता था। ये वाला फोटोग्राफ देखो, जो सबसे पहला वाला फोटोग्राफ है, इसमें आपको ग्रिड पैटर्न समझ में आ रहा होगा। ग्रिड पैटर्न का मतलब है कि जितनी भी सड़कें हुआ करती थी ये सारी की सारी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करती थी। जब सारी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करेगी तो बीच में बन जाएंगे बहुत सारे स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स। इसी तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे शहर बने हुए थे। कैसे बने हुए थे? ग्रिड पैटर्न के अंदर बने हुए थे। ये जो फोटोग्राफ देख रहे हो, ये जो प्लान आप देख रहे हो, ये प्लान है मोहनजोदाड़ो का। मोहनजोदाड़ो जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा सेटलमेंट मिला था, इस मोहनजोदाड़ो को किस तरह से ग्रिड पैटर्न में डिवाइड करके रखा हुआ था 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करने वाली रोडों ने। इससे क्या फायदा होता है? इस तरह के ग्रिड पैटर्न बनने से क्या क्या फायदा होता है? अगर इस तरह के ग्रिड पैटर्न बने हैं तो आप रो हाउसेस बना सकते हो इफेक्टिवली। अगर इस तरह के ग्रिड पैटर्न बने हुए हैं तो आप एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बना सकते हो। आप अगर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनाना है आपको, ग्रिड और साथ ही साथ आपको रो हाउसेस बनाने हैं, तो ग्रिड पैटर्न बनाना पड़ेगा शहर का। अगर ग्रिड पैटर्न नहीं है तो न रो हाउसेस बन पाएंगे ठीक से, न ड्रेनेज बन पाएगा। आज आप देखते होंगे एक चीज, अभी
पिछले कुछ दिनों पहले बहुत बारिश हुई भारत में। भारत के अलग अलग इलाकों में कई जगह बहुत बारिश हुई। और आपने एक चीज़ नोटिस करी कि कई शहरों में उन बारिशों की वजह से लगभग बाढ़ सी आ गई। इवन ऐसे कई शहर जिन शहरों के अंदर आसपास कोई बड़ी नदी भी नहीं है, उन शहरों के अंदर भी बाढ़ आ गई। क्यों? क्योंकि वो शहर ग्रिड पैटर्न में नहीं बने। और क्योंकि वो शहर ग्रिड पैटर्न में नहीं बने, इसलिए उनका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है। और क्योंकि उनका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है तो ओवरफ्लो हुआ। अब वो ओवरफ्लो होने वाला पानी कहाँ जाएगा? वो शहर में एक्यूमुलेट होगा। और इसीलिए कई शहरों के आसपास बड़ी नदी होने नहीं होने की बावजूद भी बाढ़ आ जाती बारिश में। कि बारिश होती, अच्छी हैवी रेनफॉल होती और शहर में घुटने तक पानी हो जाता, कहीं कहीं थाइस तक पानी हो जाता। क्यों? क्योंकि अच्छे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। अच्छे ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं? क्योंकि पूरा का पूरा शहर ग्रिड पैटर्न में नहीं बना है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को ये बात पता थी कि अगर शहर को अच्छा बनाना है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनाना है, तो उसके लिए ग्रिड पैटर्न में शहरों को बनाना होगा। शिवम राणा उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। शिवम, मैं ये कह रहा हूं कि सब कुछ पूरे भारत के अंदर ज्यादातर शहर ऐसे हैं जिसके अंदर ग्रिड पैटर्न में नहीं बना हुआ है शहर, या शहर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो ग्रिड पैटर्न में बना हुआ है। बाकी शहर बहुत ही अनप्लान्ड डेवलप हुआ आसपास। और इसीलिए अनप्लान्ड शहर के ड्रेनेज ओवरफ्लो होके मेन सिटी के अंदर आते हैं और फिर हमको दिखाई देता है कि जैसे बाढ़ आ गई हो। शुभम भुज बोल रहे मेरा भी कमेंट देख लिया करिए। चलिए, मैंने देख लिया आपका कमेंट। हाउस प्लान कौन बनाता था? इसका भी मैं जवाब दूंगा थोड़ी देर बाद। नीलोत्पल, कोई नाम नहीं पढ़ पाया, बड़ी तेजी से निकल गया। इंदौर का नाम लिया किसी ने, क्योंकि मैं भी इंदौर से ही आता हूँ, तो मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। एग्री करता हूँ आपकी बात से कि इंदौर भी अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा शहर है जिसमें थोड़ी सी बारिश के बाद में बहुत सारा पानी एक्यूमुलेट हो जाता है, क्योंकि शहर ऐसा डेवलप हुआ एकदम से तेजी से कि प्लान्ड नहीं हो पाया। इसीलिए सरकार और अथॉरिटीज चाहें तो भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। और ये बात सिर्फ इंदौर की नहीं है, भारत के 90% शहरों की यही बात है कि ग्रिड पैटर्न में नहीं बने हुए हैं। अब देखो चंडीगढ़, पंजाब का शहर है चंडीगढ़, ग्रिड पैटर्न में बना हुआ है, पूरा ग्रिड पैटर्न में बना हुआ। आपको कहीं पर भी इस तरह की वाटर एक्यूमुलेशन की प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी। जो अभी नोएडा बन रहा है, नया नोएडा बन रहा है, इस नए नोएडा के अंदर भी आप देखोगे ग्रिड पैटर्न में बन रहा है पूरा। वाटर एक्यूमुलेशन की प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगी आपको। क्यों? क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम बहुत इफेक्टिव है। और जिन शहरों में नहीं है, जो पुराने शहर हैं, जो हो तो गए डेवलप पर अनप्लान डेवलप हुए, वहां ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती। चलिए, अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। और ये पर्टिकुलरली एक जगह से मिला था, जिस जगह को कहते हैं धौलावीरा। धौलावीरा एक ऐसी जगह थी जहां पे पानी की बड़ी कमी थी। शहर तो बड़ा था, लेकिन पानी की बड़ी कमी थी। और इसकी वजह से वहां के लोगों को रहना बहुत मुश्किल था। तो धौलावीरा के लोगों ने एक बड़ा जबरदस्त इनोवेशन किया। और वो इनोवेशन उन्होंने क्या किया? कुछ नदियां थी आसपास, मनसार और मनहार नाम की, जो अभी हम बोलते हैं उन नदियों के नाम मनसार और मनहार। उस जमाने में वो लोग क्या बोलते थे पता नहीं, लेकिन मनसार और मनहार नाम की दो नदियां थी जो बरसाती नदियां थी। बारिश होती थी तो उसमें पानी आता था, और बारिश खत्म हो जाती थी तो वो सूख जाती थी। लेकिन धौलावीरा के लोगों ने क्या किया? गर्मी के मौसम में मनसार और मनहार नदियों के ऊपर बांध बना दिए। बड़ी मजबूत बांध की लंबी वॉल इरेक्ट कर दी। अब उससे क्या हुआ? बारिश का पानी जब आया तो वो बहा नहीं, और बांध की दीवार से टकरा के वो पीछे फैल गया और एक बड़ा वाटर रिजर्वॉयर बन गया। उसी बड़े जलाशय से, वाटर रिजर्वॉयर से, उन्होंने नहरें निकाली। उन्होंने क्या निकाली? नहरें निकाली, कैनाल्स ड्रॉ करी। और वो कैनाल्स ड्रॉ करके वो कहाँ पे लेके आए? अपने शहर के अंदर लेके आए, धौलावीरा के अंदर। और शहर के अंदर उन्होंने गहरे गहरे गड्ढे खोदे, वाटर टैंक्स बनाए, और उन नहरों के पानी को वाटर टैंक्स में डाल दिया और उसको स्टोर करके रख लिया साल भर के लिए।
ऐसे एक नहीं, 4 से 5 वाटर टैंक्स उन्होंने बनाए, जो कि आने वाले वक्त में मैं आपको फोटोग्राफ के थ्रू भी बताऊंगा। तो इस तरह से इन लोगों ने क्या किया, सूखे इलाके में होने वाली थोड़ी बहुत बारिश के पानी को एक्यूमुलेट करके स्टोर कर लिया, और उससे साल भर के लिए अपने पानी की अवेलेबिलिटी को बना के रख लिया। इसको बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जो कि टाउन प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। मोहनजोदाड़ो में, हड़प्पा में, कालीबंगा में, सूरकोतड़ा में, बनावली में या फिर राखीगढ़ी में ये नहीं मिला, क्योंकि वो सब नदियों के किनारे सिचुएटेड थे, वहां पे ये प्रॉब्लम थी नहीं। ये प्रॉब्लम धोलावीरा के अंदर थी। तो धोलावीरा के लोगों ने ये इनोवेशन किया, नवाचार किया। पर क्योंकि उन्होंने नवाचार किया, ये इनोवेशन किया, इससे हमको ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को ऐसा करना आता था, और इसलिए उसको भी हम एक टाउन प्लानिंग का फीचर देख रहे हैं, जो कि सिर्फ एक शहर में मिला। बट क्योंकि एक शहर में भी मिला, मतलब इन लोगों को ऐसा करना आता था, और इसीलिए एक इंपॉर्टेंट फीचर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। सुमित सिंह बोल रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी रिवर विलुप्त हो गई? देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर एक रिवर हुआ करती थी जिसको वैदिक काल में सरस्वती नदी कहा गया है। मॉडर्न टाइम्स में उसको घग्गर हाकरा रिवर बोलते हैं, जो उत्तराखंड के पहाड़ों से निकल के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हरियाणा आती थी, हरियाणा से राजस्थान आती थी। वो नदी हुआ करती थी प्राचीन सरस्वती नदी, जिसको घग्गर हाकरा भी बोलते हैं। वो नदी विलुप्त हो गई है। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट फीचर है टाउन प्लानिंग का, जिसको हम बोलते हैं सिटाडेल। और इसको मैं थोड़ा और इलैबोरेट करके बोलता हूं, अपर टाउन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे शहर लगभग 2 तरह से डिवाइडेड थे। यहां पे इस फोटोग्राफ के अंदर आप देख रहे हो कि ये सिटाडेल लिखा हुआ है, और यहां पे सिटाडेल बना हुआ है जो अपर टाउन है। और यहां पे अगर आप नीचे देख पा रहे हो तो लोअर टाउन लिखा हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी टाउन्स बसे थे, मैक्सिमम टाउन्स इसी पैटर्न में बसे हुए थे कि टाउन का एक छोटा हिस्सा ऊंचाई पे बसा हुआ था, जिसको अपर टाउन बोलते थे, जहां पे एक सिटाडेल हुआ करता था। लेकिन ज्यादातर जो शहर होता था, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द सिटी वॉज सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट, जिसको लोअर टाउन कहा करते थे। तो ये जो टाउन होता था कुछ इस तरह से बना हुआ होता था, जैसे यहां पे मैंने बना दिया ये और ये। ठीक है, ये हो गया आपका लोअर टाउन, जो है तो लोअर कहने के लिए, लेकिन एक्चुअल ज्यादातर आबादी यहीं रहती, और एक छोटा सा हिस्सा यहां पे बसा हुआ था, जिसको बोलते थे अपर टाउन। जो यहां पे आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है कि ये अपर टाउन है, जिस अपर टाउन के ऊपर एक छोटा सा किले जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ होता था। इसी किले जैसे स्ट्रक्चर को सिटाडेल कहा जाता था। सिटाडेल मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं गढ़ी। गढ़ी, या फिर और समझा दूं मैं आपको तो छोटा किला। आपकी बोलचाल की भाषा में समझाऊं तो छोटा किला, वैसे उसको गढ़ी बोलते हैं, और सिटाडेल कहा जाता है अंग्रेजी के अंदर। तो ये सिटाडेल जो बना हुआ होता था, जो गवर्निंग बॉडीज होती थी, जो ऐसे लोग होते थे जो अथॉरिटेटिव लोग होते थे, वो अथॉरिटेटिव लोग यहाँ पे रहते थे, और यहाँ पे रह के पूरे शहर का मॉनिटरिंग किया करते थे, पूरे शहर के ऊपर निगरानी रखते थे, और शहर से बाहर भी वो देख सकते थे दूर तक कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो उनके ऊपर इन्वेड करने के लिए आ रहा है। अगर ऐसा है तो शहर के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं। तो शहर के ऊपर निगरानी रखने के लिए ये सिटाडेल बहुत इंपॉर्टेंट होता था, जो एक छोटे किले नुमा हुआ करता था। और क्योंकि इससे भी शहर की व्यवस्था को बनाए रखने में मदद मिलती थी, इसीलिए इसको भी टाउन प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है। ठीक है, तो ये तो सारी बात रही टाउन प्लानिंग की। यही वो सारे फीचर्स थे जिन्होंने अंग्रेजों को बड़ा अमेज किया था, अंग्रेजों को बड़ा हैरान किया था कि यार इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग
जो रहते तो जीसस क्राइस्ट के जन्म के 2500 साल पहले थे, लेकिन इतने डेवलप्ड थे कि बांध बना रहे थे, घर के अंदर टॉयलेट्स बाथरूम्स बना रहे थे, अपने मकानों को ईंटों से बना रहे थे, और ड्रेनेज सिस्टम बना के बैठे हुए थे, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उन्होंने करके रखा हुआ था। तो अंग्रेज़ों ने भी दिल से सैल्यूट तो किया कि यार इंडियंस कैसे भी हों उनके सामने आज। लेकिन उन्होंने बोला कि यार इंडियंस के एंसेस्टर थे तो बड़े ज़बरदस्त लोग, कि ना सिर्फ उन्होंने इतना सोचा, बल्कि वो जो सोचा उसको एग्जीक्यूट भी कर पाए। उसको एग्जीक्यूट करने का बारीक ज्ञान भी उनके पास में था। और इसीलिए मैंने उस सवाल के जवाब में कहा था कि एजुकेशन सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त रहा होगा उस ज़माने का, जो ये सारी की सारी चीज़ें ये लोग कर पाए थे। सत्यम सिंह पूछ रहे कि क्या ये जमीन में था? हाँ, सत्यम सिंह, ये मैक्सिमम चीजें सारी की सारी जमीन के नीचे दब गई थी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इरोजन होके सॉइल की लेयर्स उसके ऊपर जमती गई थी, और सॉइल की लेयर्स जमते 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 वो जमीन के नीचे दब गया था। कोई सी भी चीज अगर आप धरती पे छोड़ दो और उसको यूज करना बंद कर दो, तो आप देखोगे धीरे धीरे वो जमीन के नीचे धंसती जाती है। एक्चुअली वो जमीन के नीचे धंस नहीं रही है, उसके ऊपर सॉइल की लेयर्स बनती जा रही है, जिसकी वजह से वो जमीन के नीचे धंसती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे भी यही हुआ था। चलिए, अब अगली स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगली स्लाइड है इसकी सोसाइटी, इसका समाज कैसा हुआ करता था। तो कुछ की पॉइंट्स में लिखूंगा, उन की पॉइंट्स को समझाते हुए मैं आपको समाज को समझाऊंगा। सबसे पहला की पॉइंट है मैट्रियार्कल। दूसरा की पॉइंट है न्यूक्लियर फैमिली। तीसरा की पॉइंट है जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के समाज की बात करते हैं, तो ये तीन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आते हैं। मैट्रियार्कल यानी कि मातृ सत्तात्मक, यानी ऐसी सोसाइटीज जो आइदर फीमेल डोमिनेटेड और इक्वल स्टेटस। ऐसे समाज जहां पे या तो फीमेल्स डोमिनेट करती थी, या फिर मेल और फीमेल का इक्वल स्टेटस हुआ करता था, इस तरह के समाजों को मात्र सत्तात्मक समाज या मैट्रियार्कल सोसाइटीज के तौर पे जाना जाता है। ये कैसे पता चला हमको कि वो मात्र सत्तात्मक समाज थे? क्योंकि हमको वहां से वॉरफेयर के एविडेंस नहीं मिले। जितने भी ऐसे समाज दुनिया के अंदर रहे हैं या अभी भी हैं, जहाँ पे फीमेल्स सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती, पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती, या इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं करती, वो सिर्फ वही समाज है जहाँ युद्ध बहुत ज़्यादा होते हैं। जहाँ पे युद्ध नहीं होते, शांति रहती है, पीस रहती है, जहाँ पे सब कुछ क्या और वर्ड यूज़ करूँ मैं आपको, बैलेंस में चीज़ें चलती है, ट्रेड और कॉमर्स अच्छा होता है। ये ऐसे समाज होते हैं जहाँ पर कि फीमेल सोसाइटी के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर या इकोनॉमी के अंदर इक्वली पार्टिसिपेट करती है। जैसे आप में से बहुत सारी लड़कियाँ अपने घरों से बाहर निकल के पढ़ाई करती हैं, कॉलेज के अंदर जाती, स्कूल्स के अंदर जाती। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सेफ है। अब आप बोलोगे कि सर ने इतना सेफ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वी हैव अ लॉ एंड ऑर्डर। हमारे पास में एक लॉ एंड ऑर्डर है, और उस लॉ एंड ऑर्डर की वजह से चीज़ें कंट्रोल में है, सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर्ड है। ऑड वन अनफॉर्चुनेटली केसेस होते रहते हैं बुरे, लेकिन लार्जली सेफ और सिक्योर है। इसीलिए तो घर वाले अपनी लड़कियों को भेजते पढ़ने के लिए कि चलो ठीक है, तुम एनडीए में चली जाओ, तुम सीडीएस के लिए इस कॉलेज में चली जाओ, या तुम किसी और कॉलेज में पढ़ने के लिए चली जाओ। आप सोचो कि अगर विदेशी हमलों का डर होता हमारे ऊपर, या अंदर ही दंगे फसाद चल रहे होते देश के अंदर, तो कौन घर वाले अपनी लड़कियों को बाहर भेजते पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए?
या कुछ और ट्रेनिंग करने के लिए नहीं भेजते। तो जिस समाज के अंदर युद्ध नहीं होता, जिस समाज के अंदर एनार्की नहीं होती, अराजकता नहीं होती, उस समाज की लड़कियां अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ में पार्टिसिपेट करती। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी हमको वॉरफेयर के एविडेंसेस नहीं मिले, एनार्की के एविडेंसेस नहीं मिले हैं, इसीलिए हम ये मानते हैं कि वो समाज भी मैट्रियार्कल रहा होगा। दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियर फैमिलीज। अभी न्यूक्लियर फैमिलीज वाला पॉइंट हमको कैसे समझ में आया, कैसे पता चला? क्योंकि स्मॉल हाउसेस इन द लोअर टाउन्स, जो लोअर टाउन्स थे जिसके अंदर मैक्सिमम लोग बसे हुए थे, ये लोअर टाउन आप देख रहे हो कितना बड़ा है लोअर टाउन, ज्यादातर आबादी इस लोअर टाउन के अंदर रहती थी, लेकिन इस लोअर टाउन के अंदर हमको छोटे घर मिले हैं। कैसे घर मिले हैं? स्मॉल हाउसेस मिले हैं। और ये स्मॉल हाउसेस 4 लोगों को एकोमोडेट करने के लिए आइडियल थे। इसीलिए एक्सकेवेटर्स ने ये माना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों के अंदर न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम होता था, छोटे या एकल परिवार रहा करते थे। और तीसरा पॉइंट, अर्बन सेंटर्स। ऑल वी नो अबाउट IVC is because of their urban centers। अरे भाई, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर गांव होते और वो सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी होती, तो क्या हमको उसके बारे में कुछ पता चलता? नहीं पता चलता, क्योंकि बड़े बड़े शहर थे इस सिविलाइजेशन के अंदर, और इसीलिए खुदाई में उसके एविडेंसेस मिल पाए, तो हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। तो एक तो ये बात है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहचान ही उसके अर्बन सेंटर्स की वजह से, इसलिए वो एक अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन मानी जाती है। दूसरा, इतने अच्छे अर्बन सेंटर्स दुनिया की किसी और सभ्यता के अंदर नहीं हुआ करते थे। तो ये अर्बन सेंटर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक पहचान बन जाते हैं, उसकी यूनिकनेस बन जाते हैं, इसीलिए उसको भी सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है। चलिए, अब सोसाइटी के बाद अगले मुद्दे के ऊपर आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम। 3 फोटोग्राफ्स यहां पे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक फोटोग्राफ है जिसको कहा जाता है प्रीस्ट किंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रीस्ट किंग कहा जाता है। और ये जो 2 फोटोग्राफ्स हैं, ये 2 फोटोग्राफ्स हैं वेपन्स के, और ज्यादातर ये वेपन्स काय के बने हुए हैं? कॉपर के। अब इन 3 फोटोग्राफ्स के माध्यम से एक कंक्लूजन हम निकालते हैं, और वो कंक्लूजन निकालते हैं कि पहला, इट वॉज अ रिपब्लिकन सिस्टम, और दूसरा कंक्लूजन निकालते हैं ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब होता है रूल ऑफ अ फ्यू important people, but not of a single dynasty। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कुछ महत्वपूर्ण लोग मिलकर रूल करते थे, लेकिन वो एक डायनेस्टी नहीं थी, एक राजवंश नहीं था। अभी कंक्लूजन्स कैसे मिलते हैं ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहली चीज ये हमें पता चलती है वेपन्स को देख के कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पास में कोई बहुत खास वेपन्स नहीं थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पास में
कोई खास वेपन्स नहीं हुआ करते थे। कॉपर के बने हुए वेपन्स थे और वो भी बहुत कम नंबर्स में मिले। कॉपर के बने हुए वेपन्स होते थे और वो भी क्या मिले हमको, इन अ वेरी फ्यू नंबर्स। बहुत कम नंबर्स में वेपन मिले। इससे एक बात साबित होती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कोई बहुत बड़ी आर्मी नहीं हुआ करती थी। अब अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई एक बहुत बड़ी आर्मी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि डायनेस्टी भी नहीं होगी, जाहिर सी बात है कि डिक्टेटरशिप भी नहीं होगी। डिक्टेटरशिप या डायनेस्टिक सिस्टम तभी बन पाता है जब डिक्टेटर के पास में या डायनेस्टी के पास में एक बड़ी सेना होती है। अगर मैं डिक्टेटर हूं और मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको ये नियम मानना पड़ेगा, वो नियम नहीं मानोगे, या ये नियम मानना पड़ेगा वैसा नहीं करोगे आप, तो आप मेरी बात क्यों मानोगे? अगर मैं आपको कल से आके आदेश देना शुरू कर दूं कि बस आप एक टाइम ही खाना खाओगे, 3 टाइम खाना नहीं खाओगे या 2 टाइम खाना नहीं खाओगे, तो आप मुझे कहोगे कि सर आप कौन होते हो बोलने वाले, हम कितनी बार खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे, हमारा जब मन करेगा हम तब खाना खाएंगे, आप क्या कर लोगे सर? तो जाहिर सी बात है मैं क्या कर लूंगा, आप 10 बार खाना खाओ या एक बार भी मत खाओ। भाई आप अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो आपके पास में भी पावर है कि मैं फोर्स तो कर नहीं सकता आपको कि नहीं, अब आपने एक टाइम खाना कर लिया, दूसरी टाइम नहीं खाओगे। आप लड़ोगे मुझसे कि सर हम तो खाएंगे खाना, आप कौन होते हो हमको रोकने वाले, आप मुझसे लड़ने की नौबत पे आ जाओगे। लेकिन अब आप ये सोचो, क्योंकि मैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल हूँ, लेकिन अगर आप ये सोचो कि मेरी आर्मी, मेरी नेवी, मेरी एयरफोर्स सब मेरे साथ में है, पुलिस फोर्स मेरे पास में है, पूरा फोर्सेस मेरे पास में है, जिनके पास बेहतरीन वेपन्स हैं, बड़ी आर्मी है, और इन सब के बेसिस पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ एक टाइम खाना खाओगे, तो आपको पता है कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे पास बहुत फोर्स है आपको कंट्रोल करने के लिए। तो आप ये सोचोगे कि कम से कम एक टाइम का खाना खा के जिंदा तो रह लेंगे, तो इनकी बात मान लेते हैं, वरना ये तो अपने को मार ही डालेंगे, इनके पास तो बहुत सारी फोर्स है, बहुत सारे वेपन्स है। तो जो हम सरकार की बात मानते हैं, एक टाइम का खाना खाना तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, लेकिन अगर हम सरकार के बनाए किसी नियम को मानते हैं, तो क्यों मानते हैं? क्योंकि हमको पता है सरकार के पास में ताकत है, सरकार के पास में एक आर्मी है, सरकार के पास में पुलिस फोर्स है, तो सरकार हमको रोक सकती है। अगर सरकार ने बोला कि कल से ये वाले नोट चलेंगे, ये वाले नोट नहीं चलेंगे, तो आप सरकार से लड़ नहीं सकते कि नहीं हम तो पुराने वाले ही यूज करेंगे, तुमको जो नोट जारी करना हो करो, हम तो पुराने वाले ही यूज करेंगे। नहीं कर सकते आप ऐसा, क्योंकि आप ऐसा करोगे तो सरकार अपनी फोर्सेस का यूज करके आपको कंट्रोल कर लेगी। तो एक बात तो जाहिर है कि इंसान सरकार की बात इसीलिए मानता है क्योंकि सरकार के पास शक्ति होती है, और वो शक्ति उसकी सेना में, उसकी फोर्सेस में निहित होती है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको क्योंकि बहुत कम हथियार मिले, और जो हथियार मिले वो भी इतने कमजोर और मुलायम हथियार मिले, कॉपर के बने हुए, जिससे कोई खास बड़ी लड़ाई या बहुत बड़ा कंट्रोल इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता था। इसीलिए एक बात तो समझ में आई कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में डायनेस्टिक सिस्टम या डिक्टेटरशिप वाला सिस्टम नहीं होता होगा, क्योंकि डायनेस्टी यानी कि एक खानदान का रूल भी तब होता है जब वो खानदान के पास में एक आर्मी होती, जैसे मौर्यन पीरियड। अब मौर्यन पीरियड में मौर्यन एम्पायर्स के रूल को क्यों माना जाता था? क्योंकि उनके पास आर्मी थी। मुगल पीरियड में मुगल्स के बनाए नियमों को क्यों माना जाता था? क्योंकि उनके पास ताकतवर आर्मी थी। ब्रिटिशर्स की गुलामी हमको क्यों करनी पड़ी इतने लंबे समय तक? क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास तगड़ी आर्मी थी, पुलिस फोर्स थी, जिसको जो हमको कंट्रोल कर सकती थी। तो अगर कोई एक पावर है जो आपको कंप्लीट कंट्रोल में रख रही, तो उस पावर के पास एक मजबूत आर्मी होनी चाहिए, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको नहीं मिली। इसीलिए यह माना गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में रिपब्लिकन सिस्टम रहा होगा। रिपब्लिकन सिस्टम मतलब क्या सिस्टम होता है? जहां पर राजा को चुना जाएगा। एक तो ये होता है कि मेरे पास बहुत बड़ी आर्मी है, पूरी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मेरे साथ आ गई, मुक्तक सिंह राठौड़ के साथ आ गई, और बस तीनों फोर्सेस मेरे साथ अगर आ जाए
तो मैं तो मेरी हुकूमत चलाना शुरू कर दूंगा कल से हिंदुस्तान के अंदर, कि अब वही होगा जो मैं चाहूंगा, उससे अलावा कुछ भी नहीं होगा, और आपको मानना भी पड़ेगा चाहे आप चाहो या ना चाहो, है ना। लेकिन अगर बड़ी आर्मी नहीं है तो फिर सब बड़े लोगों के साथ मिल के मुझे कोई समझौता करना पड़ेगा। तो रिपब्लिकन सिस्टम समझौता होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें राजा चुना जाएगा। मैं राजा अपने आप को इम्पोज नहीं करूंगा आपके ऊपर, जब बल्कि अपने जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे जो मिलके अपने में से एक राजा चुनेंगे। रिपब्लिकन सिस्टम जहां राजा का बेटा राजा नहीं होगा, यानी कि अगर मैं राजा हूं, मुझे राजा चुना भी गया, तो मेरे राजकाल के खत्म होने के बाद या मेरे कार्यकाल के खत्म होने के बाद में अगला राजा कौन होगा ये भी चुना जाएगा। हो सकता है वो मेरा बेटा हो, लेकिन वो तब होगा जब उसको लोग चुनेंगे। हो सकता है कि वो मेरा बेटा ना हो, कोई और हो, मेरा दोस्त हो, मेरा दुश्मन हो, पर वो तब जब लोग उसको चुनेंगे। तो लोग अपने राजा को चुन रहे हैं, ये रिपब्लिकनिज्म है। राजा को चुना जा रहा है, ये रिपब्लिकनिज्म है। दूसरी बात क्या है रिपब्लिकनिज्म में, राजा का बेटा राजा नहीं होगा, डायनेस्टिक सिस्टम नहीं चलेगा। तीसरी बात क्या है रिपब्लिकनिज्म के अंदर, कि राजा एब्सोल्यूट नहीं होगा, कि चलो आपने मुझे राजा चुन भी लिया, तो अब राजा चुने जाने के बाद मैं जो मर्जी वो करूंगा, ऐसा भी नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि मैं जो मर्जी वो करूं। कुछ नियम होंगे जो पहले से बनाए गए होंगे एक इंपॉर्टेंट ग्रुप के द्वारा, उन्हीं नियमों का पालन मैं करूंगा, उन्हीं नियमों के हिसाब से देश को मैं चलाऊंगा। इसीलिए हमारी कंट्री को आज कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्योंकि हमारे जो राजा हैं, जैसे प्रेसिडेंट को मान लेते हैं कि हम हमारे राजा हैं, या इवन आप प्राइम मिनिस्टर को मान लो कि वो हमारे राजा हैं, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अपने हिसाब से देश को चला सकते हैं? नहीं चला सकते। वो भी कुछ नियमों से बंधे हुए हैं, और उन नियमों के हिसाब से ही उनको देश को चलाना है। ये है रिपब्लिकनिज्म। क्या हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बेटे उनकी जगह ले लेंगे? नहीं। वैसे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का कोई बेटा है नहीं, पर अगर होता भी, कई प्राइम मिनिस्टर्स के बेटे हुए भी, तो क्या उन्होंने उनकी जगह ले ली? नहीं। क्यों नहीं ली? क्योंकि लोगों ने नहीं चुना उनको। यह है रिपब्लिकनिज्म। और डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी ये होती है कि मैं वोट दूंगा कि मेरा प्रतिनिधि कौन होगा, वो मेरा अधिकार जो वोट देने का है, वो प्रोसेस डेमोक्रेसी होती, वो अलग चीज है। वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में होती थी या नहीं होती थी हमें नहीं पता, हम ये मानते नहीं होती थी। लेकिन रिपब्लिकनिज्म में वोटिंग जैसा कुछ भी नहीं होता है, पर राजा को चुना जाता है। तो राजा को कौन चुनता है? अगर वोटिंग नहीं कर रहा है कोई भी, या लोग वोटिंग नहीं कर रहे, तो राजा को कौन चुन रहा है? तो यहां पे फिर आती है ओलिगैर्की। ओलिगैर्की ऐसे लोगों का समूह होता है। ओलिगैर्की फ्यू इंपॉर्टेंट पीपल का ग्रुप होता है। अब जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ बड़े ताकतवर, कुछ बड़े धनी व्यापारी रहे होंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ अच्छे वॉरियर्स रहे होंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ अच्छे प्रीस्ट रहे होंगे, धर्माधिकारी रहे होंगे, रिलीजियस हेड रहे होंगे। ऐसे लोगों ने मिलकर समूह बनाया। ऐसे लोग जो अपने अपने विभाग के, अपने अपने एरिया के मास्टर्स थे, अपने अपने एरिया के बेहतरीन लोग थे, वो लोग इकट्ठे हुए। उन लोगों ने बोला कि हमको इस पूरी सिविलाइजेशन को चलाना है, तो आओ हम सब मिलके कुछ नियम बनाते हैं, ताकि आपको, मुझे और बाकी सभी लोगों को फेवरेबिलिटी रहे। और इस तरह के इन्फ्लुएंशियल या इंपॉर्टेंट लोगों ने मिलके ग्रुप बनाया, और ये ग्रुप बनाने के बाद में नियम बनाए कि क्या क्या नियम होंगे, हम क्या करेंगे, हम क्या नहीं करेंगे। डूज एंड डू नॉट्स उन्होंने तय किए, और डूज एंड डू नॉट्स को तय करने के बाद खुद में से एक राजा को चुना रिपब्लिकन सिस्टम के तहत। तो इन्हीं लोगों ने ग्रुप बनाया, इन्हीं लोगों ने नियम बनाए, और अपने में से एक राजा चुन लिया इन्होंने। और अब उस राजा को निश्चित अवधि तक सर्व करना है, राज करना है। लेकिन राज कैसा करना है? देश के हित में राज करना है, एक सर्वेंट के तौर पे, ना कि एक मालिक के तौर पे। यही है रिपब्लिकन सिस्टम। इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमको ऐसे एविडेंसेस नहीं मिले जिससे हमको ये बात पता चल रही हो कि यहाँ पे कोई बड़ी एक राज परिवार था जो राज किया करता था।
बल्कि यहाँ पे हमको ऐसे एविडेंसेस मिले कि कई अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग हुआ करते थे जो अपने अपने फील्ड में प्रोमिनेंट थे, और उन लोगों ने मिल के कोई नियम बनाए होंगे जिन नियमों को एग्जीक्यूट करने के लिए खुद में से ही किसी राजा को चुना होगा। तो ये है इनका पॉलिटिकल सिस्टम। अब यहीं पे टाइम अप हो जाता है, और यहीं पे टाइम अप होने के बाद में इस लेक्चर को मैं आज यहीं पे पूरा करता हूँ। इसके बचे हुए पार्ट को अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद वैदिक पीरियड की तरफ भी अगले ही लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। भगत सिंह जी के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो आज के लेक्चर में इतना वक्त नहीं मिला मुझे कि मैं भगत सिंह जी के बारे में बता पाऊँ आपको। लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो आखिरी के 1-2 मिनट में मैं कुछ याद करता हूँ, कुछ ऐसी बात जो उनके बारे में मुझे याद आ जाए। एक बात जो, जब मैं सरदार भगत सिंह के बारे में सोचता हूँ तो मुझे कुछ 2-3 बातें याद आती है। उन 2-3 बातों में से मैं पहली चीज़ आपको बताता हूँ, जो बात भगत सिंह जी के बारे में थोड़े कम लोग जानते हैं। वो बात यह है कि सरदार भगत सिंह पढ़ने के बहुत शौकीन थे। उनकी हॉबी थी स्टडी करना, उनकी हॉबी थी रीडिंग करना। भगत सिंह काफ़ी लंबे थे, उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी, लगभग 5 फुट 10-11 इंच के आसपास उनकी हाइट हुआ करती थी, जो उस ज़माने के हिसाब से काफ़ी अच्छी हाइट मानी जाती थी। और उनकी बड़ी लंबी हाइट हुआ करती थी, और एक लंबा सा वो कोट पहनते थे। जब वो कॉलेज में जाते थे, नेशनल कॉलेज लाहौर के वो स्टूडेंट थे, तो उन्होंने एक कोट सिलवा रखा था, एक खास तरह का कोट जो काफी लंबा था, नॉर्मल कोट के मुकाबले काफी लंबा था। और उस कोट के अंदर कई जेबें उन्होंने बना के रखी हुई थी, कई पॉकेट्स बना के रखी हुई थी, और हर पॉकेट के अंदर उनकी एक किताब होती थी। कुछ पॉकेट बुक्स भी होती थी और कुछ एक्चुअल बुक्स भी होती थी, जिसके हिसाब से बड़ी पॉकेट्स भी बनाई हुई होती थी उन्होंने। और उनको जब भी वक्त मिलता था, जैसे ही उनको फ्री टाइम मिलता था, वो पढ़ना शुरू कर देते थे। अपनी कोई किताब लेके वो उसको पढ़ना शुरू कर देते थे। सरदार भगत सिंह जब स्टूडेंट थे तो उनका मैक्सिमम टाइम क्लास में कम और लाइब्रेरी में ज़्यादा जाता था। उनको किताबें पढ़ने का बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा शौक था, और किताबें पढ़ने को मैं भी बहुत एनकरेज करता हूँ आप सभी लोगों को। सरदार भगत सिंह इतनी अच्छी आइडियोलॉजी बना ही इसलिए पाए थे क्योंकि उन्होंने स्टडी बहुत सारा किया था। 23 साल की उम्र में उनकी आइडियोलॉजी ऐसी थी कि उनसे 2 गुनी उम्र के गांधी जी के बराबर का ज्ञान उनको था। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि वो किताबें बहुत पढ़ते थे। आप में से जो लोग भी मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हैं वो इस बात को जानते हैं कि मैं भी किताबों को पढ़ने के लिए आपको बहुत मोटिवेट करता हूँ। अभी कल ही के दिन मैंने, या परसों के दिन मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि आज मैं ये किताब पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। और आज मैंने एक स्टोरी भी डाली थी जब मैं उस किताब को पढ़ रहा था, तो कुछ एक बहुत अच्छी बात उस किताब के अंदर लिखी हुई थी जो मैंने आज इंस्टाग्राम की स्टोरी पे भी ऐड की हुई है। तो मैं भी आपको बहुत एनकरेज करता हूँ किताबें पढ़ने के लिए, क्योंकि इससे जो नॉलेज मिलता है वो सिर्फ नॉलेज नहीं होता बल्कि आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है। और सरदार भगत सिंह के बारे में जो भी आप जानते हो, उनकी हीरोइज्म के बारे में जो भी आप जानते हो, उस सबके पीछे किताबों को पढ़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा था। तो ये सीख है जो आप सरदार भगत सिंह से ले सकते हो कि आप किताबें पढ़ो, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा रीडिंग करो, अच्छी किताबें पढ़ो, उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।